नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था में जो चुनौतियाँ तथा चुनौतियाँ आती हैं, तो वो चुनौतियाँ क्या-क्या हैं तथा उनका समाधान क्या-क्या है, ठीक है? तो बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था की, तो जो चुनौतियों के बारे में, तो ग्रामीण जनता के विकास के लिए केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकार द्वारा समय-समय पर विकास योजनाओं का निर्माण तथा इनके क्रियान्वयन को किया जाता है। लेकिन पंचायती राज की कार्यप्रणाली के क्रियान्वयन में चुनौतियों के कारण इन योजनाओं का लाभ उन ग्रामीणों तक नहीं पहुँच पाता है, जो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं। आप सभी को पता ही होगा, इन चुनौतियों के पीछे प्रशासकीय क्रियान्वयन अभिकरणों से संबंधित तंत्रों के कारण दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। विकास की समस्याएँ जो कि निम्नवत दी गई हैं, वो इस प्रकार हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं योग्य प्रशासकों तथा विशेषज्ञों की चुनौती। जो प्रशासक हैं, जैसे कि आपका अगर जो ग्राम प्रधान है, वो उतना योग्य नहीं है। आप सभी को पता है कि जो ग्राम प्रधान होते हैं, वो इतना पढ़े-लिखे नहीं होते हैं और जब वो पढ़े-लिखे नहीं होंगे, तो वो उस तरीके से प्रशासन चला नहीं पाएँगे, ठीक है? जब वो चला ही नहीं पाएँगे, तो जो आप बन के जाएँगे, जैसे कि आप सचिव बन के जाएँगे, तो आपको बेसिकली इसीलिए अपॉइंट किया जाएगा कि आप प्रशासन में, चूँकि वो उतना पढ़ा-लिखा होता नहीं, वो तो अंगूठा छाप भी हो सकता है, लेकिन उसको कह सकते हैं कि उसको किस तरीके से प्रशासन चलाना है उसके उसमें आप मदद करें जाके। लेकिन क्या होता है, आप लोग पढ़े लिखे होते हैं, यानी कि जो सचिव वगैरह होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं। वो क्या करते हैं कि प्रधान को चूतिया बना के मतलब पैसा आधा-आधा करवा के खत्म कहानी कर देते हैं, ठीक है? कुल मिला के आपको ईमानदार रहना कोशिश करिएगा ईमानदार होने की। तो योग्य प्रशासकों तथा विशेषज्ञों की चुनौती, हम सभी जानते हैं कि योग्य प्रशासकों एवं विशेषज्ञों के अभाव में नियोजन कार्य असफल हो जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं के समय में विशेषज्ञ तथा प्रशासक प्रशासन में आए, लेकिन वो जो स्थान उन्हें मिलना चाहिए, वो स्थान उन्हें नहीं मिल पाया, अतः वे अपने आप को निराश व हताश अनुभव करने लगे एवं साथ-साथ उनका कार्य करने पर मनोबल निरंतर गिरता जाता है तथा वे कार्यरत स्थान को छोड़कर अन्यत्र स्थानों में कार्य शुरू कर देते हैं। यदि संयोग से कोई दक्ष प्रशासक या विशेषज्ञ अपनी ईमानदारी, लगन, परिश्रम के साथ-साथ विकास विकासात्मक कार्य करने का प्रयास भी करता है, तो उसमें राजनीतिक तथा हाई कमान के दबाव में आकर वह विकासात्मक कार्य चाहकर भी नहीं कर सकता। ये सब आपको पता ही होगा। अगर आप ये कार्य करना भी चाहें, मतलब कि ईमानदारी से कार्य करना चाहें, तो जो आपके यहाँ का जो विधायक रहेगा, वो आपको कार्य नहीं करने देगा। आपके यहाँ का जो सांसद रहेगा, वो आपको प्रॉपर्ली काम नहीं करने देगा। इवन आपके यहाँ का खुद का प्रधान ही आपको ईमानदारी से काम नहीं करने देगा। वो बोलेगा, "एक काम करो सचिव जी, 5" जैसे कि तालाब के लिए है, अभी उत्तर प्रदेश की मोस्टली जो ग्राम पंचायतों में एक तालाब के लिए 5 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। 5 करोड़ नहीं, शायद 1 करोड़ रुपया हर पंचायत को आवंटित किया गया है। प्रधान जी कहेंगे, "ऐसा है सचिव सचिव जी, आप एक काम करो कि 50 लाख या मान लो 50 लाख तालाब के लिए लगवा दो, बचा हुआ जो एक 50 लाख है, उसमें अब सिंपल सी बात है 10-10 लाख जब बाँटेंगे तभी तो ऊपर तक पहुँच पाएगा। 10 लाख में जो वार्ड मेंबर है उन सबको निपटा दिया जाता है। सपोज़ अगर 10 वार्ड मेंबर तो सबको 1-1 लाख रुपए बाँट दो। 10 लाख प्रधान जी ने रख लिए, कितने 20 लाख हो गए, बचे 30 लाख, 30 लाख में 10 लाख सचिव जी ने रख लिए, बचे 20 लाख, 20 लाख में 10 लाख जो बीडीओ है आपका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, 10 लाख उसने रख लिए, बचे 10 लाख और वो जो 10 लाख हैं, उसमें अब सिंपल सी बात है और भी लोग आ जाएँगे। तो कुल मिला के वो खाना-पूर्ति हो जाती है इस तरीके से। तो ठीक है? तो सही व विश्वसनीय तथ्यों की कमी है, यानी कि बिना तथ्यों एवं आंकड़े के ना कोई योजना बन सकती है और ना ही कोई वास्तविक कल्पना की जा सकती है। क्योंकि प्रशासन के पास आंकड़ों का निराभाव है। आंकड़े तो सभी विषयों में मिल जाते हैं, परंतु वे सही व विश्वसनीय नहीं प्राप्त होते हैं। उदाहरण उदाहरण के तौर पे विधवा पेंशन योजना अथवा ग्रामीण आवास योजना। जब तक प्रशासन को सही व विश्वसनीय तथ्यों के आंकड़े नहीं प्राप्त होंगे, तब तक ग्रामीण विकास के विकासात्मक कार्यों की योजना बनाना तथा उनके क्रियान्वयन व वास्तविक जो परिणामों की कल्पना करना व्यर्थ होगा। अब जैसे कि विधवा पेंशन योजना है, इसका तो एग्ज़ैक्ट कह सकते हैं कि इसका एग्ज़ैक्ट जो तथ्य है या आँकड़ा है वो तो वैसे भी नहीं मिल सकता। जैसे कि सपोज़ उत्तर प्रदेश है, अब उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, उसमें भी इतनी ग्राम पंचायत है, उन सभी मतलब कि इतने ज़िले हैं, उन ज़िलों में इतनी तहसीलें हैं, तहसीलों में अलग-अलग ब्लॉक हैं, ब्लॉक में अलग-अलग ग्राम पंचायतें हैं। अब सपोज़ मान लीजिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आँकड़े एकत्रित करना स्टार्ट किया है सरकार ने, ठीक है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आँकड़े एकत्रित करना स्टार्ट किया विधवाओं के या फिर जो ये जिनके पास में घर नहीं है, आवास योजना का ही मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है? तो जब तक वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहुँचेंगे ना, मतलब सिंपल सी बात है, वहाँ वहाँ से आँकड़े इकट्ठे करके लखनऊ पहुँचेगी फाइल, तब तक यहाँ पे ना जितने इन्होंने यहाँ से इकट्ठे किए थे ना, उनके लगभग कम कुछ नहीं तो 1/5% तो यहाँ पे और विधवाएँ हो जाएँगी। तो अब यहाँ से जो योजना, अब आप सभी को पता है सरकारी काम कैसे होता है, ऊपर से फाइल चलती है तो नीचे तक आने में ही वैसे 1 साल लग जाता है। तो जब तक वो नीचे आएगी ना रुपए लेके, तब तक वो वहाँ पे जितनी पिछली बार थी विधवाएँ,
उसकी डबल मात्रा में विधवाएँ खड़ी मिलेंगी। तो एग्ज़ैक्ट ये हो ही नहीं सकता है। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि इसके लिए या तो डिजिटल होना पड़ेगा तुरंत का तुरंत, कुछ ना कुछ तो होना ही पड़ेगा, तभी इसका एक तरीके से कह सकते हैं कि तोड़ निकल सकता है। बाकी ये समस्याएँ हैं तथा उन पे कैसे कार्य करना है वो आप अपने आप बताइए, बाकी जो समस्याएँ हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। आगे बात करते हैं कि अधिकारियों व पदाधिकारियों के बीच संबंधों को चुनौती, जहां नीति निर्माण होता है तथा समन्वयन किया जाता है, जिले के विकास कार्यक्रमों में ब्रेक का कार्य करता है, जिसमें विकास कार्य शिथिल पड़ जाते हैं। आप सभी को पता है विकास की योजनाओं के निर्माण का कार्य एवं क्रियान्वयन में कठिनाई आती है एवं विकास यथोचित नहीं हो पाता। वास्तव में ये प्रत्यक्ष अवलोकन से स्पष्ट हुआ है कि समन्वयों के अभाव में के कारण विभागीय तनाव, मनमुटाव, भाव ईर्ष्या की भावना का विकास होता है, जिसमें आदमी सहयोग व समन्वय का अभाव दिन ब दिन बढ़ता जाता है। आप सभी को पता है जैसे कि अधिकारी और पदाधिकारी हैं। अब सिंपल सी बात, आप अगर विधायक हैं, आपको पता होगा जैसे कि आप अगर किसी जिले के एसपी हैं, ठीक है? अब आप तो पढ़ाई करके एसपी बने, लेकिन एक अंगूठा छाप जो विधायक होगा ना, वो आपको एक तरीके से कह सकते हैं कि गरिया के चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई सनकी एसपी होएगा, जैसे कि सपोज़ आप ही हैं, आपको गुस्सा आ गई, तो आप उस विधायक के साथ में काम बिल्कुल भी नहीं, उसके अकॉर्डिंग काम बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे, ठीक है? अब वो तो ठहरा अंगूठा छाप, आप पढ़ लिख के गए, तो अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे ही मनमुटाव हो गया। सेम इसी तरीके से होता है कि आप तो पढ़ के गए हैं, आप बीपीओ बने या कह सकते हैं बीडीओ बने, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, लेकिन आपका जो ब्लॉक प्रमुख है वो तो एक अंगूठा छाप है एकदम, या आपका प्रधान है वो अंगूठा छाप है, वो अपनी गुंडई चलाना चाहते हैं, तो फिर उनके साथ में तालमेल ही नहीं बैठ पाता है, ठीक है? अब आता है अगला पॉइंट आ जाता है कि विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता। तो सिंपल सी बात, ये तो आपको पता ही होगा कि जो भी योजनाएं हैं, विकासात्मक कार्यों का जो योजनाएं रहती हैं, उनमें अनियमितता तो बरती जाती है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब ऊपर से लखनऊ से फाइल चलती है, वो जब तक वो एक ग्राम पंचायत तक आ पाती, तब तक 1.5 साल हो चुका होता है। उस 1.5 साल में या तो लखनऊ की सरकार बदल जाती है या फिर ग्राम पंचायत की सरकार बदल जाती है। अदरवाइज कुछ नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा हो ही जाता है, या कह सकते हैं कि सचिव का ट्रांसफर हो गया है, कुछ भी हो गया, तो फिर वो लीपापोती हो जाती है। तो पंचायती राज एवं जिला नियोजन परिषदों में अधिकांश राशि योजनाओं की जेब योजनाकारों की जेब में चली जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पैसा आवंटित हुआ है, वो जो योजना बना रहे हैं उनके ही जेब में नहीं पूर्ति पड़ पा रही है। तो फिर या ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट में कैसे होगा वो कार्य? ठीक है, एवं शेष बची हुई राशि प्रशासकीय जो अधिकारी हैं एवं राजनैतिक पदाधिकारी हैं, उनकी जेब में चली जाती है, और बची हुई राशि को विकासात्मक कार्यों में लगाया जाता है, जो कि लगभग 15% होती है। हालांकि सरकार के पास में सारे आंकड़े हैं, पर वही बात, सरकार कर क्या सकती है? वो आपको भेज रही है कि आप विकास करें, लेकिन आप जाके खुद ही वो पैसा ही डकारने लग जाते हैं, ठीक है? तो ये सरकार को पता है कि अगर सरकार ऊपर से ₹100 भेजती है, तो विकासात्मक कार्यों में बस ₹15 लगते हैं। बचे हुए जो भी ₹85 हैं, वो सरकार को पता है कि ये खत्म हो चुके हैं। ये खाली है, बीच के घूसखोरों ने या बीच के जो दलाल हैं या फिर जो भी है, मतलब बीच के अधिकार, और ये सारे जो पैसे खाए हैं ना, ये उन व्यक्तियों ने खाए हैं जो कि अधिकारी लेवल के व्यक्ति हैं, ठीक है? तो ध्यान रखिए, 15% ये होती है जो कि ज़मीनी स्तर पर पहुँच पाती है। अब इस बची राशि के आधार पर विकास की योजना तैयार नहीं हो सकती। सिंपल सी बात है, जहाँ पे योजना के लिए ₹100 ग्राम पंचायत ने माँगे, अब ₹100 की जगह पे अगर कोई आपको ₹15 दे, तो आप सिंपल सी बात है, आप जैसे कि मान लीजिए, सिंपल सी बात है, आप अपने गाँव से निकल के, या आप अपने ज़िले से निकल के आपको दिल्ली आना है। आपको पता है दिल्ली तक आने के आपको ₹100 तो लग ही जाने हैं। अब ऐसे में आप अगर कोई आपको ₹15 दे कि आप जाओ दिल्ली जाओ, तो आप कैसे जा सकते हैं दिल्ली? सिंपल सी बात है, या तो आप फिर उल्टा-सीधा कार्य करेंगे, या कहेंगे जैसे कि ट्रेन से जा रहे हैं, तो फिर बिना टिकट के चलेंगे, तो वो भी एक दंडनीय अपराध हो जाता है। ठीक है? तो कुल मिला के फिर वहाँ पे भी विकास कार्य हो ही नहीं पाता है। तो आज यहीं पे हम इसको स्टॉप करते हैं। आप अगला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि अभी एक्चुअली क्या है ना, मेरे लैपटॉप की बैटरी डेड हो गई है। तो बाकी अगले वीडियो में हम जो बचे हुए इसके और जो भी परिणाम है, या कह सकते हैं जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब विकास कार्य करने में, पंचायती राज व्यवस्था का जो चुनौतियाँ पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक है? तो उसके बारे में अगले वीडियो में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, बचे हुए पूरा, ठीक है? तो चलिए, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।